हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। सबसे पहले बात मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जो सब्जेक्ट एएचएन है वो डिफ़िकल्ट है, उसको आपको रेगुलर स्टडी करना है, उसके आपको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं और रिवीजन, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी है डायग्राम और पैथोफिजियोलॉजी की। क्योंकि अगर आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में होंगे, पैथोफिजियोलॉजी में, और वो एक मेन होता है। हर एक डिजीज़ कंडीशन की पैथोफिजियोलॉजी अलग है, तो आपको हर एक पैथोफिजियोलॉजी को अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर मैं बात करूँ एएचएन सब्जेक्ट की, तो इसमें टोटल आपके 11 यूनिट्स हैं, जिसमें से हम लोग ऑलमोस्ट यूनिट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आपको पीडीएफ बुक हम लोग डिस्कस करते हैं ईएमएस पब्लिकेशन की, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ शॉर्ट नोट्स की, तो वो आपको खुद से प्रिपेयर करना होता है अपने रिवीजन के अकॉर्डिंग, और मैंने उसके कोई खास नोट्स नहीं प्रिपेयर करते, मैंने डायरेक्ट बुक से स्टडी करा था। शॉर्ट नोट्स मेरे पास है, अगर आप शॉर्ट नोट्स के लिए कहेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो हम लोग ऑलमोस्ट यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने कोई यूनिट नहीं देखा या फिर कोई आपको अनदर यूनिट देखनी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप एएचएन सब्जेक्ट दैट इज एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बेसिक नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर को देखेंगे। उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी एएचएन सब्जेक्ट की। एएचएन सब्जेक्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे ब्लड डिसऑर्डर्स, जिसमें भी ब्लड रिलेटेड होगा आपका, जैसे कि डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। मेनली ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, इसमें से आपका वेरी शॉर्ट प्रिपेयर हो जाता है। अच्छे से पढ़ना है आपको, कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ना, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि आपको पता है जो यूनिवर्सिटी है मेनली सिलेबस के अकॉर्डिंग करती है। और अगर मान लीजिए आपने जो डिजीज़ या जो यूनिट छोड़ी उसमें से ज़्यादा कंटेंट आ गया तो प्रॉब्लम आपके लिए। इसलिए हर एक यूनिट को पढ़ना है और सिलेबस को एक बार ज़रूर देखना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है या नहीं। वैसे हम लोगों की ऑलमोस्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेमाटोलॉजिकल सिस्टम डिसऑर्डर्स को। मेनली इसके 2 पार्ट होने वाली है। आज वीडियो पार्ट 1 है, हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे पार्ट 2 वीडियो। नेक्स्ट आपके 2 से 3 यूनिट रह जाएंगे। सबसे पहले आपकी यूनिट रहेगी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड कम्युनिकेबल डिसीज। अब हेमाटोलॉजिकल सिस्टम के बाद हम जल्द ही इन 3 यूनिट को भी कंप्लीट करेंगे। आपका एएचएन सब्जेक्ट जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन अच्छे से करेगा, शॉर्ट नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करेगा। एएचएन सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर यूनिट हेमाटोलॉजिकल सिस्टम्स। तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि ब्लड कितने कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कितना प्रेजेंट होता है, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग करो तो सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो यूनिट 7 आपका हेमाटोलॉजिकल सिस्टम डिसऑर्डर है। इसमें आपको मेनली ब्लड डिसऑर्डर्स पढ़ना है, जिसमें आपका अनेमिया और पॉलीसाइथीमिया आ जाएगा आरबीसीज के। फिर आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में प्लेटलेट्स का आएगा, जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। फिर आपको थैलेसीमिया मिलेगा, और आपके डब्ल्यूबीसीज के आते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया और एक ग्रैनुलोसाइटोसिस। नेक्स्ट आपको कैंसर मिलेगा लिम्फेटिक टिश्यू को, जिसको हम लोग कहते हैं लिम्फोमा। आपको प्लाज्मा सेल्स का मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं माइलोमा। जो आपका लिम्फोमा, माइलोमा आपके ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है। जो आपका अनेमिया है, पॉलीसाइथीमिया है, और जो आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ल्यूकोपीनिया है, थैलेसीमिया है, ल्यूकेमिया है, ये आपका शॉर्ट में आ सकता है। तो अब आपको पता चल गया इस चैप्टर में आपके ज़्यादा कंटेंट नहीं है। अगर आप डिटेल में भी पढ़ रहे हैं तब भी आपको 2 दिन में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। बट इस यूनिट में आपको अच्छे से पढ़ना है, ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी ब्लड की क्या है, तो फिजियोलॉजी आपको पता है, उसके 8 से 10 फंक्शन वो आपको मिनिमम पता है। मेन बस आपको ये कंस्टिट्यूएंट पता होना चाहिए ब्लड में कि ब्लड कितने टाइप्स का होता है, उसमें आपको डब्ल्यूबीसीज कितने टाइप्स के होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स कौन से होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स कौन से होते हैं, कितना कंस्टिट्यूएंट ब्लड में प्रेजेंट होता है, मेल में कितना नॉर्मल होता है, फीमेल में कितना नॉर्मल होता है। ये मेन एक एनाटॉमी है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा फर्स्ट टाइम तो आपको याद होगा, नहीं तो आप एक बार रिकॉल कर सकते हो, जिससे आपको बाद में पढ़ने में हर एक चीज़ एकदम ईजी रहेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो डिस्कशन को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक डिजीज़ को बाय द बुक। और बुक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईएमएस पब्लिकेशन की। बुक पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। अभी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बुक से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। हेमाटोलॉजिकल सिस्टम में हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सिलेबस में आपके लिए अनेमिया, पॉलीसाइथीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, लिम्फोमा, माइलोमा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे।
हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले डिजीज़ कंडीशन से, डिसऑर्डर से, वो हमारा है अनीमिया। अगर मैं बात करूँ अनीमिया, सिंपल आपको पता है कि अनीमिया का मतलब क्या होता है। जब आपकी बॉडी में आरबीसी मतलब कि जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अनीमिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आपको विजुअल नहीं होगा, इसलिए मैंने जूम कर दिया है। आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन है अनीमिया की। Anemia can be defined as a reduction to below normal limits in the amount of hemoglobin or in the volume of RBC, that is red blood cells, उसको हम लोग कहते हैं अनीमिया। अनीमिया का सिंपल मीनिंग है जब आपका आरबीसीज का वॉल्यूम कम हो जाए और हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाए। मतलब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अनीमिया में सिर्फ आपके दो वर्ड आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन, एक आपका आ रहा है रेड ब्लड सेल्स, दैट इज आरबीसी। आरबीसी का वॉल्यूम कम होगा और हीमोग्लोबिन का आपका अमाउंट कम होगा, तब एक कंडीशन डेवलप होगी, उसको हम लोग कहेंगे अनीमिया। अनीमिया मेनली आपके 5 टाइप्स के हैं जो आपके बुक में मेंशन है, और आपको पाँचों की डेफिनेशन पता होना चाहिए, और एक एक दो पॉइंट है जो आपको पाँचों पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ कॉमन है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे फॉलिक एसिड एनीमिया, फिर आयरन या फिर डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर आपसे सिकल सेल एनीमिया बोल दिया है, तो आपको डेफिनेशन उनकी देनी है और फिर बाद में अनीमिया की डेफिनेशन देनी है। फिर आप वो सारे कॉजेज़ बता सकते हो जो आप पर्टिकुलर पढ़ रहे हो। मतलब कि जो भी हम लोग मेन अनीमिया पढ़ रहे हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी कॉजेज़, इसके पैथोफिजियोलॉजी, इसका मैनेजमेंट आप हर एक अनीमिया में लिख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे कॉजेज़ से। इसके हमारे टोटल कॉज की अगर बात करूँ तो 3 होते हैं। सबसे पहला है डिक्रीज्ड इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन। मतलब कि क्या है, जब आपका इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, मतलब कि जब आपके इरिथ्रोसाइट सेल्स होते हैं, जो आरबीसीज होते हैं, उनका प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है अब आपकी ब्लड कम रहेगी, आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो कम रहेगा। अब प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, प्रोडक्शन के भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि आपके डाइट में डेफिशिएंसी है आयरन की। अब आपकी बॉडी में आयरन नहीं है जिसकी वजह से नहीं बन पा रहा है, या फिर कह सकते हैं आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है फॉलिक एसिड की, कोबालामिन की। कोबालामिन आपका विटामिन B12 है, और अगर इन सब की डेफिशिएंसी है तब भी आपका एरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। फिर एक आपका आता है इसी में ही कि सिंथेसिस नहीं हो पा रहा, इसी में आपका डीएनए में कोई डिफेक्ट है। डीएनए डिफेक्ट आपका कुछ डेफिशिएंसीज के साथ होता है। वैसे आपकी बुक में अलग अलग पॉइंट करके रखा है, लेकिन मैंने आपको एक मेनली बता दिया कि कॉज सबसे पहला आपका डिक्रीज एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन होगा, जिसकी में क्या होगा, आपका डेफिशिएंसी होगा आयरन का, फोलिक एसिड का, कोबालामिन का। सेकेंड आपका होता है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस का मतलब क्या है, ब्लड लॉस का सिंपल मीनिंग इसमें बताया गया है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई ट्रॉमा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड था, लेकिन ब्लड का ज़्यादा लॉस होने की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड कम हो गया। एक्यूट में क्या है, आपका ट्रॉमा दे रखा है, ब्लड वेसल्स का रप्चर दे दिया, जैसे एक्सीडेंट टाइम में ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई, जो ब्लड बॉडी में प्रेजेंट है वो बाहर मतलब कि वेस्ट हो गया आपका। क्रॉनिक कंडीशन में क्या है, गैस्ट्राइटिस हो गई, कोई भी आपको स्टमक रिलेटेड डिजीज़ हो गई उस कंडीशन में हो सकता है। और आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो, अगर आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो क्रोनिक कंडीशन का है तब भी आपके में अनीमिया चीज़ें डेवलप हो सकती है। हेमोराइड्स में आपको डेवलप हो सकता है। आपका थर्ड कॉज क्या है, इंक्रीज्ड इरिथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था आपका डिक्रीज हो रहा था इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन, मतलब कि इरिथ्रोसाइट बन ही नहीं रहता आपकी बॉडी में। फिर क्या था, आपकी बॉडी में सब कुछ अच्छा खासा था, मतलब कि आपकी बॉडी में ब्लड अच्छा खासा था, वेस्ट हो रहा था, लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से अनीमिया हो रहा था। थर्ड कॉज क्या है, आपके इरिथ्रोसाइट बन रहा है, ना ही आपका वेस्ट हो रहा है, लेकिन उसी इरिथ्रोसाइट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब कि उसी इरिथ्रोसाइट को डैमेज करा जा रहा है, ब्रेक करा जा रहा है। अब वो कैसे हो सकता है, अब ऐसी कंडीशन में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आ गया या फिर कोई भी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, इस कंडीशंस में आप कह सकते हैं कि आपका इरिथ्रोसाइट का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। फिर अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी आप जो ये पढ़ रहे हो ना, मेन अनीमिया की है, मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी अनीमिया की है। ये पैथोफिजियोलॉजी आप 5 टाइप्स ऑफ अनीमिया में किसी में भी लिख सकते हो, फिर चाहे वो आपका सिकल सेल अनीमिया हो, फिर चाहे वो आपका आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो, फॉलिक एसिड अनीमिया हो, आप उसमें ईजिली लिख सकते हो, इसमें आपका कोई डाउट नहीं है। अब आपकी पैथोफिजियोलॉजी अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे एक एक अनीमिया को डिटेल में, तब उसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन अनीमिया की। तो ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, अभी हमने जो मेन 3 कॉज पढ़े उनकी वजह से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन और आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
जब आपकी बॉडी में प्रोडक्शन कम होगा, आपकी बॉडी में आरबीसीज हीमोग्लोबिन नहीं होंगे, जिसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स भी कम है। मतलब नंबर ऑफ सेल्स किसके कम है, आरबीसीज के सेल्स कम है। आपका जो आरबीसी जो सेल है वो आपकी बॉडी में क्या है, कम है, उसका नंबर क्या है, कम है। जब आरबीसी सेल्स कम है तो उनका जो मेन काम है ऑक्सीजन कैरी करना, वो भी कैपेसिटी कम हो जाएगी। आरबीसी में जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब आपके आरबीसी में आरबीसी कम है, ऑफ कोर्स ये बात है, फिर हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम है तो आपकी बॉडी में जो कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने की, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाने की वजह से जो भी टिश्यूज सेल्स है उसमें आपका ऑक्सीजन क्या पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। उसको हम लोग कहेंगे डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू, जिसकी वजह से आपको क्या डेवलप्स हो जाएंगे, फटीग, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, मलेज, अनहैप्पी रहोगे। उसके बाद में आपको मिलेंगे उसके बाद में आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, और अगर कंडीशन को नहीं ट्रीट करोगे तो वो कंडीशन एक्यूट से आपके क्रॉनिक में डेवलप हो जाएगी। फिर आपके आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स का मतलब है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो आपकी बॉडी में मिलेंगे, जो आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में रिकॉग्नाइज करे जाते हैं। सबसे पहला फटीग। अगर आपकी बॉडी में खून कम है, मतलब ब्लड कम है, तो आप बहुत ज़्यादा थके से टायर्ड फील करोगे। फिर आपका पॉइंट है डिस्पनोया होगा आपको जब आप पर्टिकुलरली एक्सक्रेशन करोगे। उसके बाद में आपके और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि इस फिगर से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपके सेंट्रल पार्ट में क्या आपको फटीग, डिजीनेस, फेंटिंग मिलेगा। आपके ब्लड वेसल्स में लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि ब्लड कम है तो उतना उनका प्रेशर भी एक्सर्टेड नहीं हो पाएगा। आपके हार्ट में पाल्पिटेशंस मिलेंगे, रैपिड हार्ट रेट मिलेगा, चेस्ट पेन होगा, अंजाइना होगा, हार्ट अटैक होगा, स्प्लीन का एनलार्जमेंट होगा। स्प्लीन का एनलार्जमेंट मैंने इसलिए हाईलाइट कर रहा है, जब डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन के बाद वो उनका ग्रेवयार्ड कौन है, स्प्लीन है, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा। इंटेस्टाइन में कलर चेंज हो जाएगा स्टूल का, आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, आपकी शॉर्टनेस होगी ब्रीथ की, जिसको हम लोग ब्रेडिपीनिया कहते हैं। आपकी स्किन पेल कलर की हो जाएगी। पेल कलर की इसलिए हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पड़ रहा, तो वो ब्लूइश कलर आपको दिखाएगी। आइज़ आपकी येलो हो जाएंगी, नेल्स आपके येलो कलर के हो जाएंगे। ये आपके सिम्टम्स जो हैं वो सिस्टम वाइज हैं। फिर आपका इसी में ही और मिलेगा एनोरेक्सिया मिलेगा, मतलब कि क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर, आपको खाना नहीं खाने का रहेगा। हेडेक होगा, आपको बहुत ज़्यादा सीवियर वाला सर दर्द पकड़ेगा। डिस्पेप्सिया होगा, डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है, इंडाइजेशन होगा। एल्टर्ड वोवल हैबिट, एल्टर्ड वोवल हैबिट का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मॉर्निंग में फ्रेश हो रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपके चेंज हो जाएंगी। जैसे आप सुबह फ्रेश नहीं होगे, आप दोपहर में होंगे, इवनिंग में होंगे, वोवल का जो भी आपका एक्सक्रीशन का टाइम है वो चेंज हो जाएगा। मे बी आप दिन में 3 to 4 टाइम्स होगा, और आप हो सकता है 2 to 3 डेज ना वोवल एक्सक्रीट करो। फिर आपका आएगा इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी प्री एग्जिटिंग एंजाइना, आपको एंजाइना के भी ऐसे मिलेंगे। पेलर होगा, ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मिलेगा आपको। उसके बाद में हार्ट फेलियर होने के चांसेस है, हार्ट मुरमुर होगा, कार्डियक एनलार्जमेंट होगा, जॉइंटिस हो सकता है। जॉइंटिस आपको पता है क्यों होगा, क्योंकि अनीमिया के कंडीशन में सबसे पहले जॉइंटिस होता है, उसमें इसीलिए आपकी स्किन और जो आपके नेल्स और जो आपके आइज़ हैं वो आपके येलो कलर के हो जाते हैं, और आपके कोई लॉन्चिया हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके नेल्स का शेप है वो स्पून शेप का हो जाएगा, और आपको स्पॉन्टेनियस ब्रूशिंग होगी। ये आपके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है जो आप हर एक अनीमिया में लिख सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करेगा कमेंट बॉक्स में। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला आपका है हिस्ट्री कलेक्शन, फिर आपका है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आपके आता है लेबोरेटरी रिजल्ट्स। लेबोरेटरी में आप हीमोग्लोबिन और एसिटी टेस्ट कराएंगे। इसमें आप नॉर्मल डायग्नोसिस करेंगे, सीवियरिटी देखेंगे और आरबीसीज का वैल्यूज़ को देखेंगे। फिर आपका आता है रेटिकुलो साइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेन आपके 2 टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका एवरेज अमाउंट देखते हैं। इसमें क्या होता है, अगर 1% से कम प्रोडक्शन हो रहा है तो आपका प्रॉब्लम है कि रेटिकुलोसाइट में, और अगर 4% से ज़्यादा है तो उसमें क्या है, आपका ब्लड लॉस हो रहा है। फिर हम लोग थर्ड लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का, MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके 3 आते हैं। पहली स्टेज होती है आपकी नॉर्मोसाइटिक अनीमिया की, थर्ड स्टेज आपकी होती है माइक्रो के, और सेकंड आपकी होती है माइक्रोसाइटिक अनीमिया की, थर्ड स्टेज आपकी होती है मैक्रोसाइटिक अनीमिया की। अगर मैं बात करूँ जो आपका नॉर्मोसाइटिक अनीमिया, इसमें फ्यू आरबीसीज आपके नॉर्मल होते हैं और बाकी आपके डजेंट, मतलब कि इनका शेप नहीं सेम रहता है।
जो इनका अमाउंट है वो इसलिए डेवलप होता है नॉर्मल, क्योंकि इनकी कॉजेज़ क्रोनिक कंडीशंस की हो जाती हैं। माइक्रो में जो आरबीसीज़ का स्मॉलर साइज़ हो जाएगा, क्योंकि उनके पास उतना इनफ में अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होगा। मेन कॉज इसका अगर मैं बात करूँ तो आपकी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से डेवलप होगा। वैसे तो आपके बुक में बहुत सारी चीज़ें मेंशन मत, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैंने पेंसिल से साइड में लिख दिया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नॉर्मोसाइटिक के लिए आपके लिए मैंने यहाँ तक लिखा, माइक्रोसाइटिक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वैसे मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम में आपका बहुत कन्फ्यूजन भी होगा, इसीलिए मैंने सेपरेट से लिखा है जिससे आपका कोई डाउट ना रहे। फिर आपका आता है मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक में आपके मेन डेफिशिएंसी होती है विटामिन B9 B12 की, जिसको हम लोग कोबालामीन भी कहते हैं। उसकी वजह से आपको मैक्रोसाइटिक डेवलप होगा। इसमें क्या होता है, लार्ज डायमीटर मिलेगा आपको आरबीसीज का। एक ये ब्लड डिसऑर्डर है, इसमें बोन मैरो प्रोड्यूस करेगा एब्नॉर्मली लार्ज आरबीसीज। ये आपका है मैक्रोसाइटिक। अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोई खास आपको सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। इसमें मेन आपका क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो मेन इसका कॉज है आप उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। पेशेंट को आप ब्लड और या फिर ब्लड प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। ब्लड प्रोडक्ट में होता है जैसे कि प्लेटलेट्स की कमी या हीमोग्लोबिन या फिर तो जो भी इसका कमी होती है उस अमाउंट में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप ड्रग की थेरेपी दोगे जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो प्रोडक्शन कराता है आरबीसीज का, वो दोगे आप विटामिन सप्लीमेंट दोगे जैसे कि विटामिन B12। आप वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करोगे, क्योंकि बॉडी में वॉल्यूम मतलब कि आप बाहर से बॉटल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करोगे। ऑक्सीजन थेरेपी दोगे, क्योंकि बॉडी पेलर कलर की हो जाएगी, स्किन कलर चेंज होने लगेगा, स्टूल का कलर चेंज होगा। डाइट में मॉडिफिकेशन करोगे, क्योंकि वैसे भी पेशेंट को खाने का मन नहीं करेगा, इंडाइजेशन होगा, तो उस अकॉर्डिंग की डाइट दोगे जिससे डाइजेशन भी ईजिली हो जाए और पेशेंट स्मॉल डाइट और ब्लैंड डाइट ईट भी कर ले। लाइफ स्टाइल में चेंजेस करोगे जिससे जो अनीमिया वो आप जल्दी ट्रीट कर सको। फिर आप इसको हिमैटोपोएटिक मतलब कि आप स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट करोगे। तो ये आपके मेडिकल मैनेजमेंट में ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं बात करूँ नर्सिंग मैनेजमेंट की, नर्सिंग मैनेजमेंट आई नो आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप असेस करेंगे पेशेंट की कंडीशंस को, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद में जो भी मेन कॉज है उसको ट्रीट करेंगे। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सोशल सपोर्ट देंगे। पेशेंट की आप केयर करेंगे। पेशेंट में वाइटल्स देखेंगे। पेशेंट में एग्जामिन करेंगे आइज़ का, नील्स का और स्किन का। साथ ही साथ पेशेंट में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, पेशेंट में फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे, टाइम पे ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे और साथ ही साथ पेशेंट में हम लोगों को काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि जिससे पेशेंट ईजिली आराम कर सके। पेशेंट को हाइजीन के बारे में बताएंगे, पेशेंट को रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बताएंगे कि हॉस्पिटल में कितना इन्फेक्शन है, उसे कैसे सेफ रहना है। साथ ही साथ पेशेंट का मॉनिटर करेंगे इनपुट आउटपुट चार्ट को कि उन्होंने कितना इनपुट मतलब क्या कितना खाया है, अमाउंट हम देखेंगे, कितना पानी पिया है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग आउटपुट करेंगे। फिर पेशेंट में असेस करते रहेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस को। तो ये सारे पॉइंट आपके आ जाएंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में। आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स खुद से भी ऐड कर सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। एक पॉइंट मेरा मिस हो गया है मेडिकल मैनेजमेंट में, दैट इज़ आयरन चिलेशन थेरेपी। मेडिकल मैनेजमेंट में आपके 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, एक है आपका आयरन चिलेशन थेरेपी। ये भी हम लोग परफॉर्म करते हैं अनीमिया की कंडीशन में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनीमिया। अगर मैं बात करूँ अनीमिया की तो अनीमिया आपके 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम आपको नाम बता देते हैं। एप्लास्टिक अनीमिया, पर्निशियस अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। ये आपके 5 टाइप्स के अनीमिया हैं। अगर आपको उस टाइम पे जैसे अगर आपसे सिर्फ अनीमिया पूछा गया तो अभी आपने जितना पढ़ा वो उतना बताएंगे, फिर आप मेनली 5 टाइप्स के अनीमिया को इनलिस्ट करके सबकी डेफिनेशन लिख देंगे अगर ये आपसे सिर्फ अनीमिया पूछा जा रहा है। और अगर आपसे स्पेशली कहा गया है कि आपको एप्लास्टिक अनीमिया ही बताना है या फिर सिकल सेल अनीमिया बताना है तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी होगी एप्लास्टिक अनीमिया की या फिर सिकल सेल अनीमिया की। उसके बाद में फिर अनीमिया की लिखनी होगी, फिर कॉजेज़ अनीमिया के लिखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी आप अनीमिया के लिखेंगे। लेकिन पैथोफिजियोलॉजी आपको सिकल सेल अनीमिया की प्रिपेयर करना है क्योंकि सिकल सेल अनीमिया की पैथोफिजियोलॉजी डिफरेंट रहेगी, आपको सिर्फ उसी को लिखना है। उसके बाद में आप फिर मैनेजमेंट और कुछ पॉइंट जो मैं आपके लिए स्पेसिफिक लिख दिए जो आपके चेंज कर रहे हैं वो आपको लिख देना है। ये आपके लिए एकदम बेस्ट पॉइंट रहेगा अनीमिया को पढ़ने के लिए, क्योंकि अनीमिया आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है और एकदम सिंपल वे में आप अनीमिया कवर अप कर लेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए प्लास्टिक अनीमिया की। ए प्लास्टिक अनीमिया को हम लोग हाइपोप्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं। सबसे पहले जो ये चीज़ पता होना चाहिए कि उसको अनदर नेम क्या है, तो ए प्लास्टिक अनीमिया का सेकेंड नेम है हाइपोप्लास्टिक अनीमिया। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है स्टेम सेल्स का बोन मैरो में, जिसकी वजह से आपके ब्लड सेल्स की प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, इनहिबिट हो जाती है। इसके कॉजेज़ क्या है, इडियोपैथिक अभी तक नहीं पता चला है। आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है और टॉक्सिन्स की वजह से होता है। इसका मेन मैनेजमेंट क्या है, आप स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, इम्यून सप्रेसिव थेरेपी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पेंसिल से लिखी, इसलिए थोड़ा लाइट है, इसलिए मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि आप उसको अभी लिख लीजिए। मैनेजमेंट में आपका स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट और आपका सेकेंड है इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी। फिर आपका आता है सेकेंड अनीमिया, दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ये आपका मेन किसकी वजह से होता है, आयरन की जब बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तब डेवलप होता है अनीमिया, उसको हम लोग कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इसका मेन कॉज क्या है कि आपका हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएगी। आपका क्रॉनिक हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा या फिर हेमोराइड्स कंडीशन होगी। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में आपका एक मेन पॉइंट है, आप सीरम आयरन टेस्ट कराओगे और फेरिटिन टेस्ट कराओगे, जिसके में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। इसमें मेनली क्या होता है, आपका आरबीसी का काउंट, आपका हीमोग्लोबिन और आपका हिमैटोक्रिट, तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी। मैनेजमेंट के लिए आप ओरल और पेरेंट्रल मेडिसिन लेंगे। इसके बाद में आपका आता है पर्निशियस अनीमिया। पर्निशियस अनीमिया का मतलब होता है इसमें माल एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का। मेन इसका कॉजेज़ क्या है, इसमें डेफिशिएंसी होगी विटामिन B12 की। अगर विटामिन B12 का लैक है, कमी है, तभी तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई गैस्ट्रिक सर्जरी हुई जिसकी वजह से सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी जो एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन B12 को। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसमें आपको सोर टंग मिलेगा और टेस्ट भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, जो सेंस ऑफ टेस्ट होता है वो भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर आपका 4th नंबर पे आता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। इसका मेन कॉज क्या है, इसका मेन कॉज है ड्रिंकिंग काउ मिल्क। यस, आपको इसमें बहुत शौक लग रहा होगा कि ये कैसा कॉज है, तो ये बुक में मेंशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सेपरेट से पॉइंट लिखा है, ये आप एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया ड्रिंकिंग काउ मिल्क से हो सकता है, ट्यूमर से हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करो तो इसमें क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपको मिलेगी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी मिलेगी और आपको मैक्रोसाइटोसिस मिलेगा विद नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो आपको ये सारे टेस्ट कराने हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया में। फिर आपका आता है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया हम लोग बुक से पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाकी सारे अनीमिया से। सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया आपका सीवियर क्रॉनिक इनक्योरेबल हेमाटोलिटिक अनीमिया डिजीज़ है। इसमें आपका जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो सिकल शेप का हो जाएगा, मतलब कि जो उसका नॉर्मल शेप है वो नॉर्मल शेप आपको पता है आरबीसी का कुछ इस तरह रहता है, वो आपका सिकल शेप हो जाएगा, हाफ क्रिसेंट मून की तरह हो जाएगा। और ये मेन डेवलप होता है आपका हीमोग्लोबिन एस की वजह से। ये आपका एक एबनॉर्मल टाइप है हीमोग्लोबिन का, आपका क्रिसेंट शेप का हो जाता है, ये आपका पॉइंट मेंशन भी है। फिर सिकल सेल में आपके कुछ क्राइसिस आते हैं, आपके ये मेन 4 क्राइसिस हैं। सबसे पहला क्राइसिस है वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस, जिसमें आपका इन्फ्रैक्शन अकर होगा। फिर आपका सेकंड क्राइसिस है ए प्लास्टिक क्राइसिस, इसमें आपकी हीमोग्लोबिन डिमिनिश्ड हो जाएगी आरबीसीज। फिर आपका आता है हाइपर हीमोलिटिक क्राइसिस, ये आपका इंक्रीज्ड बिलिरुबिन की वजह से होता है। फिर आपका है सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, ये आपका स्पिनोमेगाली की वजह से होता है, जो आपका ड्रॉप कर देता है हीमोग्लोबिन में। तो सिकल सेल अनीमिया अगर आ रहा है तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद में आपको ये चारों क्राइसिस को लिखना है। आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स ऐसा होता है, लेकिन सिकल सेल कुछ इस तरह होता है। फिर आपकी ब्लड वेसल्स होती है, नॉर्मल भी है और सिकल सेल भी है, और सिकल सेल को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा आगे जाने में, तो जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा नॉर्मल आरबीसीज के लिए भी। फिर हम बात करते हैं एटियोलॉजी के। तो एटियोलॉजी इसमें क्या है, इसकी 2 मेन एटियोलॉजी हैं कि इसमें प्रोडक्शन होगा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का, जिसको हम लोग कहते हैं HbS। इसमें रेड ब्लड सेल्स चेंज कर देंगे अपना शेप, जिसको हम लोग कहते हैं बाइकॉन्केव से वो सिकल शेप के हो जाएंगे। बाइकॉन्केव ये होता है शेप उनका, और सिकल शेप आपका ये होता है। जो इसके क्राइसिस हैं वो इसके कॉजेस में भी आते हैं। तो क्राइसिस अभी आप पढ़े हो क्या थे, वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। मेन इसका कॉज क्या है, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन।
एप्लास्टिक क्राइसिस मेन इसका कॉज क्या इन्फेक्शन और डिक्रीज्ड इन नंबर। फिर हाइपर हीमोलिटिक क्राइसिस इसका मेन कॉज है इन्फेक्शन। सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस का अभी तक कोई ओरिजिन नहीं, कोई मेन कॉज नहीं पता चला, इसलिए ये क्या है, इडियोपैथिक है। तो डेफिनेशन के बाद जो आप लिख रहे हो वो क्राइसिस लिख रहे हो, लेकिन जो इटियोलॉजी लिख रहे हो वो आप क्राइसिस के कॉजेस लिख रहे हो, जो आपके ये मेन होते हैं। फिर आपका आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी आपको बुक में डिफिकल्ट लग रही है बट है बहुत सिंपल सी। सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी आपने इटियोलॉजी पढ़ी उनके बाद में क्या होगा, जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस है वो आपका जो मेन फॉर्मेशन हो रहा है उसमें आरबीसीज में लग जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन टेंशन को वो कम कर देगा। फिर धीरे धीरे वो अपने एक्वायर को बढ़ाएगा और बाइकॉन्केव डिस्क को कन्वर्ट करके सिकल शेप में करेगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में ऑल्ट्रेशंस आएंगे, ब्लड फ्लो बिगड़ जाएगा। एट लास्ट आपको सिकल सेल अनीमिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको मिलेंगे इंक्रीज्ड पल्स, क्योंकि आपके बॉडी में जो ब्लड है वो सही से नहीं पहुंच रहा था। इनलार्ज्ड हार्ट हो जाएगा, फटीग, लेथार्जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, इनलार्जमेंट लीवर हो जाएगा क्योंकि जो आपका ब्लड है वो स्लो और फ्लो थिकेंड फ्लो करेगा। जॉइंडिस हो जाएगी, आपको डार्क यूरिन मिलेगा क्योंकि जो ब्रेकडाउन है आरबीसीज का वो रिलीज़ करता है बिलिरुबिन का, जिसकी वजह से येलोइश स्किन और डार्क एंड यूरिन हो जाएगा। ये आपके लिए मेन पॉइंट है, आप इसमें ज़रूर लिखेंगे। और जॉइंडिस में आप देखेंगे भी तो आइज़, आपके जो स्किन कलर है और जो आपके नेल्स है वो आपके कैसे हो जाएंगे, येलो कलर के हो जाएंगे। और आपको मिलेगा इंटेंस प्यूराइटिस, स्वेलिंग मिलेंगे जॉइंट्स में, पेन होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, पेलर होगा, स्पिनोमेगाली होगा, स्पिनोमेगाली का मतलब है स्प्लीन का इनलार्जमेंट, हार्ट मर्मर होगा। यह आपका मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। फिर हर एक क्राइसिस का अलग से दे रखा है, जैसे कि वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस के ये पॉइंट आपके दे रखे हैं, फिर ए प्लास्टिक क्राइसिस के आपके ये पॉइंट दे रखे हैं, फिर हाइपर हीमोलिटिक क्राइसिस के आपके पॉइंट्स दे रखे हैं और सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस के दे रखे हैं। बस फ़र्क इतना है, यही सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, बस फ़र्क इतना है, इन्हीं सबको 4 में डिवाइड कर दिया। अगर आप कन्वीनियंट हो तो आप अलग अलग सेपरेट करके लिखना, नहीं तो आप साथ में सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख दीजिएगा। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन नो डाउट, फिर आप लिखेंगे इलेक्ट्रोपोरेसिस जिसमें आप टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन देखेंगे कितने प्रेजेंट हैं, फिर आप सीबीसी टेस्ट कराएंगे, रेटिकुलोसाइट टेस्ट कराएंगे, फिर आप सिकल सेल के लिए पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट कराएंगे, आप टेस्ट कराएंगे ट्रेट के लिए आप एक्सरे कराएंगे। ये एक्सरे में आपको क्रू कट लुक आएगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या है वो सिकल सेल अनीमिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको मार्क भी करा और आप इसको भी लिख लीजिएगा। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप पेन के लिए एनसेड्स ड्रग का यूज़ करेंगे और ओरल ओपियाइड्स का ड्रग यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ओपियाइड्स में मॉर्फिन लेंगे, ये पेन रिलीफ करता है। आप आईएम इंजेक्शन पेशेंट को नहीं देंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएम इंजेक्शन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है, इसलिए जो आपकी ड्रग है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। आपको मेडिसिन ओरल में देनी है, ये चीज़ आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, आईवी से आपको ऑक्सीजन थेरेपी करना है, आपको वार्म कंप्रेशन का यूज़ करना है, अगर ट्रांसफ्यूशन है तो आप ट्रांसफ्यूशन करोगे, एक्सचेंज करना है। आरबीसी अगर इन्फ्यूज़ करना है तो आप आरबीसी इन्फ्यूज़ करोगे, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करोगे, आप ब्लड जो कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स है उसको ट्रांसप्लांट करोगे, फिर आप उसको हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग दोगे, ये आपका मेन प्रोडक्शन बढ़ाती है फीटल हीमोग्लोबिन का। आप प्रेशर बिहाइंड नीज दोगे जिससे ना ही आपका फ्लेक्शन अकर होगा नी में और हिप में। ये आपका फ्लेक्शन जब अगर होता है ना मेनिंजाइटिस में, जब आप कॉमन पढ़ते हो तो इसमें आपका आता है कर्निक सिंड्रोम और ब्रुडजिन्की सिंड्रोम। ब्रुडजिन्की सिंड्रोम आपका पॉजिटिव रहता है तो उसके लिए आप हाइड्रोक्सी यूरिया का यूज़ करोगे। साथ ही साथ आप आयरन सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, एंटीबायोटिक यूज़ करोगे। फिर आप स्ट्रिक्ट स्ट्राइल टेक्निक प्रोसीजर यूज़ करोगे, बेड रेस्ट करोगे। हेड ऑफ बेड हमेशा आपका रेज रहेगा जिससे आपका लंग एक्सपेंशन रहेगा और यही चीज़ आपके कार्डियक वर्कलोड को क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। आप असेसमेंट करते रहोगे, हर एक सिस्टम का इन्फेक्शन को कंट्रोल रखोगे, मॉनिटर करोगे ऑक्सीजन सेचुरेशन का बाय पल्स ऑक्सीमेट्री डिवाइसेस, और मॉनिटर करते रहोगे आर्टेरियल ब्लड गैस का। तो ये सारे
पॉइंट्स आपके मैनेजमेंट में आते हैं, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है और हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए और सिकल सेल अनीमिया या फिर अनीमिया में इसको आपको मेंशन करना है। फिर आपके आते हैं कॉम्प्लिकेशन। सिकल सेल अनीमिया में आपको कॉम्प्लिकेशंस में मिलेंगे। सबसे पहले आपको इन्फेक्शन अकर होगा, स्ट्रोक अकर हो सकता है, रेनल फेलियर हो सकता है, इम्पोर्टेंस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके कॉम्प्लिकेशन आते हैं सिकल सेल अनीमिया के। आपका अनीमिया टॉपिक अब फुल्ली कंप्लीट हो गया है। अनीमिया टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मतलब मेन कंडीशन क्या, मैं आपको डिजीज़ क्या, मैं आपको पहले ये बताती हूँ। जब आरबीसी मतलब जो ब्लड है आपकी बॉडी में कम हो रहा था तो अनीमिया हो रहा था। जब वही ब्लड आपकी बॉडी में एबनॉर्मली इंक्रीज होगा तब आपकी बॉडी को हम लोग मतलब उस डिसऑर्डर, उस डिजीज़ को हम लोग कहेंगे पॉलीसाइथीमिया। पॉली मतलब ज़्यादा, ज़्यादा हो रहा है तब आप कहोगे पॉलीसाइथीमिया। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। पॉलीसाइथीमिया इज़ अ कंडीशन दैट रिजल्ट इन एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसी। जब ब्लड स्ट्रीम में आपका आरबीसीज का अमाउंट बढ़ जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। इसके कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो पहला कॉज इडियोपैथिक कोई अननोन है, क्रॉनिक हाइपोक्सिया की वजह से डेवलप हो जाएगा। और क्रॉनिक हाइपोक्सिया आपको पता है हाई एल्टीट्यूड्स पे मिलते हैं। रिडक्शन इन प्लाज्मा वॉल्यूम, जब प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा तो आरबीसी ऑलरेडी आपका बढ़ जाएगा। स्प्लीनोमेगाली मतलब कि इनलार्ज स्प्लीन होगा, या फिर आपने बहुत टाइम से आप सिगरेट स्मोक कर रहे हो जिसकी वजह से आपके बॉडी में डेवलप हो जाएगा, या फिर कोई आपका फैमिलियल या फिर कोई ऐसी कंडीशन है तब डेवलप हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड के तब डेवलप हो सकता है। जो पर्सन हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनको पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। जो पर्सन को कोई भी लंग कंडीशन या फिर किडनी डिजीज, ट्यूमर या सिस्ट है उनको भी डेवलप हो सकता है पॉलीसाइथीमिया। तो ये आपके कुछ कॉजेस, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं पॉलीसाइथीमिया के। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो पॉलीसाइथीमिया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर एग्जाम्स में आ जाता है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना पॉलीसाइथीमिया। टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो मेनली इसके दो टाइप्स आते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, एक होता है आपका सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। आपका फिर अदर्स में आपके दो आते हैं, एक होता है आपका रिलेटिव, एक आपका होता है स्ट्रेस। तो सिंपल सी बात है, पॉलीसाइथीमिया आपके दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। अदर्स में आपके आते हैं स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया और रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया को। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया आपका इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से डेवलप होता है। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्शन आरबीसीज का होगा वो आपका ज़्यादा होगा, फिर आपके बॉडी में डेवलप हो जाएगा प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। इसको हम लोग पॉलीसाइथीमिया वेरा भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग PV भी लिखते हैं। इसमें क्या होता है पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन में, जो बोन मैरो उसमें जो माइलॉइड आपकी स्टेम है वो स्केप कर जाती है एक कोई भी नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म की वजह से, जिसके बाद से आपको एलिवेशन डेवलप होगा। पॉलीसाइथीमिया वेरा आपको सबसे ज़्यादा पेशेंट्स उनमें मिलेगा जिनकी एज 50 से ज़्यादा है। फिर आपका आता है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। ये आपका डेवलप होता है अदर अंडरलाइन कॉजेस या फिर अदर प्रॉब्लम से। इसमें मेन क्या है, इसमें आपका इंक्रीज हो जाता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं EPO। इसकी वजह से आपका डेवलप होता है। इसमें मेन आपका रिस्पॉन्स होता है क्रोनिक हाइपोक्सिया का, साथ ही साथ इसमें डिक्रीज कंडीशन भी आपको डेवलप मिलेगी। क्रोनिक हाइपोक्सिया का मतलब कि आपकी बॉडी में बहुत ही बुरी कंडीशन है, ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो सकता है। लेकिन एक डाउट आता है कि क्रोनिक हाइपोक्सिया कब कब बॉडी में हो सकता है, तो आपकी COPD कंडीशन में डेवलप हो सकता है, कोई भी पल्मोनरी सिंड्रोम में डेवलप हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में मिल जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनोया, poor blood flow to the kidney, living in high altitudes, smoking। इन सब रीजंस की वजह से क्रोनिक हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है और उनकी वजह से डेवलप हो जाएगा सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। फिर आपका आता है रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया का मतलब है आप एक कंडीशन को रिलेट करके चलेंगे दूसरी कंडीशन से। मेरे कहने का मतलब है, अब इसमें मेन क्या होता है, जो आपका रेड सेल्स वॉल्यूम है वो आपका इंक्रीज़ करेगा और उसकी इंक्रीज़ करते ही आपका ब्लड कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि इसमें आरबीसी बढ़ते ही आपको रिलेट करोगे किसको, ब्लड कंसंट्रेशन और उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना।
जब ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी तब आपका जो मेन वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में यही है, जो स्टेम सेल्स जो आरबीसीज का प्रोडक्शन करा रहे हैं तो आरबीसीज का वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड कंसंट्रेशन भी आपके बॉडी में डेवलप होगा। फिर आप कह सकते हैं जो आपका वॉल्यूम मेन वॉल्यूम है वो आपका इंक्रीज करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। इसका मेन कॉज है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इसका मेन कॉज है, इसकी वजह से डेवलप हो सकता है। फिर आपका आता है स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया। इसके कोई कंडीशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, ये मेनली आपके थोड़ी सी हेल्थ की वजह से होता है, जैसे कि हार्ड वर्कर्स में हो जाएगा, जो एंजाइशियस पर्सन है उसमें हो जाएगा, जो मिडिल एज मैन है उनको हो जाएगा, जिसका लो प्लाज्मा वॉल्यूम है। तो ये आपके टाइप्स हैं पॉलीसाइथीमिया के। फिर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। सबसे पहला पॉइंट है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अभी हम लोगों ने इतने सारे इटियोलॉजी पढ़े, जैसे कि क्रोनिक हाइपोक्सिया, इडियोपैथिक, रिडक्शन इन प्लाज्मा वॉल्यूम, स्पीनोमेगाली, लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकिंग, हाई एल्टीट्यूड्स में जो लोग रह रहे वो। तो ये सारे क्या आपके इटियोलॉजी है। इनकी वजह से क्या होगा, आपका रैपिड अनकंट्रोल रिप्रोडक्शन और मैच्योरेशन होगा। अब यहाँ पे बुक का लिखा है, मैंने सिंपल इसमें लिखा है, इन्हीं एटियोलॉजी की वजह से जो आपके ब्लड सेल्स हैं उनका रैपिड रिप्रोडक्शन होगा। रैपिड रिप्रोडक्शन का मतलब होगा कि रेड सेल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और उन्हीं प्रोडक्शन के बाद उन्हीं रेड ब्लड सेल्स का मैच्योरेशन भी होगा, मैच्योर करे जाएंगे। मैच्योर कंडीशन के बाद में आपकी एच कंडीशन आएगी। एच कंडीशन मतलब कि हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेल का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एक नॉर्मल टिश्यू में। मैंने हर एक पॉइंट को पेंसिल से इसलिए साइड में लिखी जिससे कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। अगर आप पैथोफिजियोलॉजी से डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए साइड बाय साइड आपके मेन पॉइंट्स को लिखा है। एच मतलब हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया मतलब क्या होता है, आपका इंक्रीज होगा सेल प्रोडक्शन नॉर्मल टिश्यू में। फिर आपके में इंक्रीज हो जाएगा मेगा कैरियोसाइट्स। अब मेगा कैरियोसाइट्स क्या होता है, ये आपका इंक्रीज करता है प्लेटलेट्स को, जिसकी वजह से ब्लड में V2 बढ़ेगा। V2 मतलब कि ब्लड में विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, ब्लड में वॉल्यूम भी बढ़ेगा। शॉर्टली आपको ऐसे लर्न करना है, लॉन्ग टर्म में आपको इस तरीके से लर्न करना है। फिर आपका एब्सेंस होगा बोन मैरो में, फिर आपका ऑर्गन डिसफंक्शन होगा। बस आपको यही है पैथोफिजियोलॉजी पॉलीसाइथीमिया की। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर इन सबकी वजह से जो आपके आरबीसी, जो आपके ब्लड सेल्स है, उनका रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा, रैपिड होगा। उनके बाद में उन्हीं सेल्स का आप मैच्योरेशन बॉडी में करोगा। फिर एच कंडीशन है कि जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरप्लेशिया। इसमें क्या होता है, कोई भी एक टिश्यू में सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाना। फिर मेगा कैरियोसाइट्स कंडीशन आएगी, जो प्लेटलेट्स में आती है वो इंक्रीज करती है। फिर ब्लड में V2 इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एब्सेंस हो जाएगा बोन मैरो में आयरन का। फिर ऑर्गन डिसफंक्शन होंगे और फिर आपको मिलेंगे साइन एंड सिम्टम्स। ये आपका है पॉलीसाइथीमिया। अगर मैं बात करूँ मेन आपके साइन एंड सिम्टम्स क्या मिलेंगे, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया कि अगर आपका जब इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम रहेगा या फिर इंक्रीज विस्कोसिटी रहेगा, लेकिन आप इस तरीके से मत करिएगा, आपके लिए कन्फ्यूजन है। मेन आप हेडिंग डालिएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम्स। मेन पॉइंट लिखिएगा, जैसे कि आपको रूडी साइनोसिस मिलेगा, मतलब कि साइनोसिस होता है तो आपका ब्लूइश कलर और पर्पल कलर का होता है, लेकिन रेडी साइनोसिस या फिर रूडी साइनोसिस का मतलब में आपको मिलेगा रेडिश पर्पल ब्लू कलर का। फिर आपका रेड एंड फेस हो जाएगा, आपको पोस्ट बाद ब्यूराइटिस ज़रूर होगा और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलेगा आपके हेड में, आपको हेडेक होगा, आपको अंजाइना होगा, आपको कॉलिडिकेशन होगा, आपको डिस्पोपनिया होगा, टिश्यू हाइपोक्सिया कंडीशन होगा, आपको पेन होगा जॉइंट्स में और बोन्स में, और आपको थ्रोम्बोफेलेबाइटिस कंडीशन भी डेवलप होंगे। तो ये आपके कुछ मेन सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो आप करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, कार्बन मोनोऑक्साइड मेजरमेंट, बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी। तो इसमें कुछ खास नहीं है किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने का। अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मेन आपका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ड्रग मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की, तो आपके मेन मैनेजमेंट ड्रग मैनेजमेंट आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो इसमें आप फेलेबोटोमी कराएंगे। ये फेलेबोटोमी और फेलेबोबाइटिस में होता है क्या डिफरेंस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी। फेलेबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। आप फेलेबोटोमी करोगे, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है पॉलीसाइथीमिया में। मतलब कि अगर किसी भी पर्सन में पॉलीसाइथीमिया हुआ तो सबसे पहले आप उसका फेलेबोटोमी कराओगे। इसमें क्या होता है, आप ब्लड को बॉडी से हटाओगे, वो भी वेन से। मतलब कि आप क्या करोगे, वेन को प्रिक करोगे या फिर वेन से ब्लड को डिस्कार्ड करोगे
उसी को हम कहते हैं फेलोबिटोमी। इससे क्या होता है, जो ब्लड का थिकनेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। मैंने इसलिए इसको हाईलाइट करा। फेलोबिटोमी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आप विड्रॉल करोगे ब्लड को वेन से, इससे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ब्लड का थिकनेस आपकी बॉडी में। ड्रग मैनेजमेंट में आप हाइड्रोक्सी यूरिया लोगे, ये आपको सप्रेस करती है बोन मैरो की एबिलिटी को, जिससे प्रोडक्शन आरबीसीज का कम होगा। आप रेडियो एक्टिव फॉस्फेट का यूज़ करोगे, ये आपके फॉस्फोरस 32 या फिर P32 के नाम से मिलती है। ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ आरबीसीज। प्रोडक्शन के लिए आप हाइड्रोक्सी यूरिया लोगे और रेडियो आपका नंबर रिड्यूस करेगा। फिर आप इन्फर्नो अल्फा लोगे, ये स्टिमुलेट करेगा आपके इम्यून सिस्टम को, ये फाइट भी करेगा ओवर प्रोडक्शन के लिए, ये मना करेगा ओवर प्रोडक्शन ना हो, फिर उसके लिए फाइट करेगा। तो आप एंटी हिस्टामीन लोगे, ये आपका मेन ट्रीटमेंट करेगा इचिंग का। फिर आपके मैनेजमेंट में आता है रेडिएशन ट्रीटमेंट, ये आपका सप्रेस करेगा ओवर एक्टिंग बोन मैरो सेल्स का। ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करोगे क्योंकि क्रोनिक हाइपोक्सिया कंडीशन है। नर्सिंग मैनेजमेंट आप वही सारे लिख सकते हैं अनीमिया के, और अभी आपने इतनी कंडीशंस पढ़े तो नर्सिंग मैनेजमेंट आप वो सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। पॉलीसाइथीमिया आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। पॉलीसाइथीमिया टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आज की वीडियो में अनीमिया पॉलीसाइथीमिया टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिम्फोमा माइलोमा को। लिम्फोमा आपका सिंपल सा इतना सा पॉइंट है बस, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में ही आपका क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं बात करूँ लिम्फोमा की, तो ये आपका कैंसर होता है लिम्फेटिक टिश्यू का। लिम्फोमा आपके 2 टाइप्स का होता है, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन। अगर मैं बात करूँ लिम्फोमा, तो मेनली क्या होता है, आपका कैंसर होता है लिम्फेटिक टिश्यू का। और कभी भी आपके एग्जाम में आ रहा है तो सबसे पहले आपको यही बताना है डेफिनेशन, लिम्फोमा कैंसर लिम्फेटिक टिश्यू का। ये आपका 2 टाइप्स का होता है, हॉजकिन नॉन हॉजकिन। आपकी बुक में बहुत ही गंदे तरीके से दे रखा है, नहीं समझ में आता हॉजकिन क्या, नहीं समझ में आता नॉन हॉजकिन क्या। तो ये मैंने डिफरेंस अपने लिए लिखा था, सेम एस मैं आपके साथ भी यही शेयर कर रही हूँ। आप इसी को प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्जाम पर्पज़ के लिए, एकदम सही है। हॉजकिन आपका अकर होता है यंग एडल्ट एज में, लेकिन नॉन हॉजकिन आपका अकर होता है मिड एज में, मतलब कि वही आपकी 40 to 70 एज में। फिर आपका जो हॉजकिन है वो नो ल्यूकेमिक फेज़ है, मतलब कि इसमें ल्यूकेमिक फेज़ कोई आता ही नहीं है। नॉन हॉजकिन में आपको ल्यूकेमिक फेज़ मिलता है। हॉजकिन आपका मैलिग्नेंट है, इसका ओरिजिन बी सेल से होता है। नॉन हॉजकिन आपका नॉन मैलिग्नेंट है। हॉजकिन में आपको नो हिपैटोस्प्लीनोमेगाली मिलेगी, ना ही आपका लीवर इन्लार्जमेंट होगा और ना ही आपका स्प्लीन इन्लार्जमेंट होगा। लेकिन नॉन हॉजकिन में आपका हिपैटोस्प्लीनोमेगाली होगा। हॉजकिन का प्रोग्नोसिस गुड है और नॉन हॉजकिन का प्रोग्नोसिस बैड है। हॉजकिन में आपको रीड स्टेनबर्ग सेल और इसमें नॉन हॉजकिन में रीड स्टेनबर्ग सेल नहीं मिलेगा। हॉजकिन में आपको पेल एप्स्टीन फीवर मिलेगा, ये आपका मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इसमें क्या होता है, फीवर आपको साइक्लिक पैटर्न में आता है। तो बस ये मेन डिफरेंस है हॉजकिन और नॉन हॉजकिन में। अगर आप सर्च भी करोगे तो आपको गूगल पे बहुत ही वियर्ड आंसर्स मिलेंगे, लेकिन मैंने 3 से 4 डिफरेंसेस के बाद मैं ये प्रिपेयर करा, तो ये एकदम बेस्ट है हॉजकिन नॉन हॉजकिन का। लिम्फोमा में आपके लिए इतना सफिशेंट है। लिम्फोमा में आपका कैंसर लिम्फेटिक टिश्यू का होता है और आपको हॉजकिन नॉन हॉजकिन के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपका आता है माइलोमा। माइलोमा आपका कैंसर है प्लाज्मा सेल्स का। ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला पॉइंट आपका लाइट चेन माइलोमा, फिर आपका है नॉन सेक्रेटरी माइलोमा, फिर आपका माइलोमा विदाउट सिम्टम्स। इसमें आपको स्मोल्डरिंग सिंड्रोम्स मिलेंगे। ये आपका है माइलोमा। मेन आपको इतना ही पढ़ना है लिम्फोमा और माइलोमा में। आज की वीडियो में हम लोगों ने मेन 4 टॉपिक्स को डिस्कस करा है। अनीमिया पॉलीसाइथेमिया आपका शॉर्ट में आने के लिए है, लिम्फोमा माइलोमा आपका वेरी शॉर्ट के लिए। तो हम लोगों ने उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्कस करा है। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया और एक ग्रैनुलोसाइटोसिस है। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका जो यूनिट है हेमेटोलॉजिकल सिस्टम वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने जो भी 4 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आप उनके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। बुक PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। प्लीज़ आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।